बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स पेपर प्रेजेंटेशन। बेटा हम इस लेक्चर में पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे और मेरा ख़्याल है कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप पेपर में 100% अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और बहुत बेहतर मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकें अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम में। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बेटा पेपर पैटर्न से। बेटा 9th क्लास में हमारे पास पेपर पैटर्न में टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 दैट रिलेट टू दी MCQs एंड MCQs टोटल जो आपको फुल बुक में से पूछे जाते हैं वो होते हैं 12 और ईच MCQ का जो मार्क होता है वो 1 होता है, यानी ईच MCQ कैरी 1 मार्क्स। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल आपको क्वेश्चन जो हैं वो 8 गिवन होते हैं, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपको 8 गिवन होंगे एंड 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं एंड ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके टोटल मार्क्स होंगे वो 10 होंगे, ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, उसमें भी टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपने एनी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और इसमें भी हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और ये क्वेश्चन भी टोटल 10 मार्क्स का होगा। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ ऑल्सो रिलेट टू दी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे एंड हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी टोटल इसके मार्क्स कितने होंगे, 10 मार्क्स होंगे। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इट रिलेट टू दी लॉन्ग क्वेश्चन और ये टोटल आपको फुल बुक में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने एनी 2 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। ईच लॉन्ग क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल होगा, उसके 4 मार्क्स होंगे एंड बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होगा, उसके 5 मार्क्स होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल मार्क्स कितने होंगे जी, 9 मार्क्स। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 इट्स ऑल्सो अगेन ए एंड बी पार्ट एंड ए पार्ट विल बी थ्योरेटिकल which will carry 4 marks and B part will be numerical and it will carry the 5 marks. Question number 6 also contain total 9 marks. Then question number 7 it also contain A and B part. A part will be theoretical and B part will be numerical. A part will contain 4 marks and B part will contain 9 marks. Then you have to attempt any 2 long question. Each long question will carry 9 marks and this portion will be total 18 marks. 2 short long question will contain 9 and 9 marks and total long questions के कितने marks होंगे बेटा, 18 marks। और आपको टोटल जो टाइम जो है वो इस पूरे पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए बेटा 2 आवर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और टोटल आपका ये पेपर जो है उसके 60 मार्क्स होते हैं। यानी ये फ़िज़िक्स का पेपर कैरी करेगा कितने मार्क्स, 60 मार्क्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए 15 मिनट्स टाइम दिया जाता है बेटा और इसके टोटल 12 मार्क्स होते हैं। यानी 12 मार्क्स के लिए आपने 15 जो है मिनट आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपने उस क्वेश्चन पेपर को रीड आउट भी करना है, आपने बबल शीट को फिलअप भी करना है। तो इसके लिए जो टाइम आपको अलाउ किया जाएगा वो होगा 15 मिनट। तो 2 आवर में से 15 मिनट ऑब्जेक्टिव टाइमिंग के निकल गए, तो बाकी आपके पास जो टाइम सब्जेक्टिव पेपर के लिए बचेगा, तो सब्जेक्टिव टाइम के आपको मिलेगा 1 आवर एंड 40 मिनट।
तो 1 आवर एंड 45 मिनट जो है ये टोटल आपके पास यानी सब्जेक्टिव पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए मिनट्स जो बनते हैं वो होते हैं बेटा ऑलमोस्ट जो है 105 मिनट आपको अवेलेबल होंगे सब्जेक्टिव पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो आपको जो टोटल शीट्स जो हैं वो टोटल शीट्स 12 हैं, जिसके नंबर ऑफ़ पेजेस अगर आप काउंट करेंगे तो वो आपको उस आंसर शीट के 23 अवेलेबल पेजेस होते हैं, 1 और 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव मार्क्स आपके 12 मार्क्स हैं एंड सब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स टोटल कितने होते हैं 48 मार्क्स। अगेन हम इसको ज़रा डिटेल के साथ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 दैट रिलेट टू दी MCQ एंड ये आपके पास 9th क्लास में जो है वो टोटल चैप्टर्स होते हैं बेटा 9 चैप्टर हैं, जिसमें से हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट जो है वो 1 MCQ ही आता है और कभी यूँ वो अटैम्प्ट करते हैं बेटा। ये पेपर इस तरह से बनाते हैं कि जिस चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देते वहाँ से वो कभी कभी 2 MCQ जो है वो आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो अब जो है वो अगर चैप्टर 3 एंड 8 में से 2 MCQ पूछ रहा है तो बाकी चैप्टर्स में से यानी चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2, 4, 5, 6, 7 एंड 9 में से एक MCQ पूछ लिया जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 की थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, चैप्टर नंबर 8 की भी लेंथ ज़्यादा है। अगर वहाँ से 2 MCQ पूछ लिए जाते हैं या कभी कभी वो चैप्टर 5 से भी 2 MCQ पूछ लेते हैं, तो कोशिश उनकी ये होती है कि जिस चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे रहे वहाँ से वो एक की बजाय 2 MCQ पूछ लें। तो आप अपने आप को रेडी कीजिए, MCQs जो है वो किसी भी चैप्टर में से अगर पूछा जाए तो आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको एक बेहतर तरीके से अप्रोच करके उसका करेक्ट आंसर जो है वो बबल शीट में फिलअप कर सको। नेक्स्ट बेटा जो सेक्शन 1 हमारे पास है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको फुल बुक में से पूछे जाएंगे ना, आपने उसमें से 30 शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता है और 15 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। और आपको पता है हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो टोटल सेक्शन 1 जो होगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है उसमें 30 मार्क्स जो हैं वो आपने ऑब्टेन करने होते हैं। अगर कोई बच्चा इसमें एक्स्ट्रा भी अटैम्प्ट करता है तो वो भी जो है पॉलिसी के मुताबिक ज़रूर चेक होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वहाँ से ले लिए जाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। और इसमें से टोटल आपसे पूछे जाएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 में से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन। और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 इंक्लूडेड होगा। और इसमें भी बेटा पेयरिंग समटाइम ऐसी होती है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 से कभी 3 पूछ लेते हैं और कभी 2 पूछ लेते हैं। उसका ये होता है कि अगर उसने चैप्टर नंबर 2 से थ्योरेटिकल पार्ट दिया है तो वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, और अगर उसने चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल पार्ट दे दिया है तो वो यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से अगर 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें जिस चैप्टर में से वो थ्योरेटिकल पार्ट देगा वो हो सकता है चैप्टर 2 हो या हो सकता है चैप्टर 3 हो। तो जिसमें से थ्योरेटिकल पार्ट देते हैं वहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बाकी चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3-2-3 या 3-3-2 की भी पेयरिंग हो सकती है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा उसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 होगा। चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एंड चैप्टर नंबर 6 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब इसमें भी हो सकता है कि चैप्टर 5 से 3 पूछ लें, हो सकता है वो चैप्टर जो है वो 6 से 2 पूछ ले। तो ये भी डिपेंड करता है कि उसने लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट किस चैप्टर में से दिया हुआ है। तो वो हर साल थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस आ जाती हैं, किसी में से 3 पूछ लिए जाते हैं और किसी में से 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें टोटल 3 जो चैप्टर इंक्लूडेड होंगे वो होंगे 7, 8 एंड 9। टोटल बेटा देखें 9
चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 3 क्वेश्चन 2 में को रिलेट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 7, 8, 9 जो है वो रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें भी 3-2-3 की या 3-3-2 की पेयरिंग हो सकती है। जिस चैप्टर में से उसने थ्योरेटिकल पार्ट देना वहाँ से 2 मार्क्स का टू शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चैप्टर 7 में से अगर वो न्यूमेरिकल देता है तो यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, और अगर चैप्टर 8 से वो थ्योरेटिकल पार्ट देता है तो यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और चैप्टर नंबर 9 जो है यहाँ से ज़्यादातर जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। अब आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं बेटा, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 मिनट जो है वो आप हर शॉर्ट क्वेश्चन को लगाएं लिखने के लिए, और मैक्सिमम यानी 3 मिनट में आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाना चाहिए। 1 मिनट लें कि इस शॉर्ट क्वेश्चन में कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्या जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी हुई हैं मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट कर लिया है, लिख लिया है। तो उस चीज़ को ज़रूर चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें साथ ही। और उसके बाद जो है बेटा, आपके एक पेज जो है यानी आपका जो पेज है आंसर शीट का, उसके एक पेज के ऊपर आपको मैक्सिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप इजीली लिखते हो उसको एक प्रॉपर फॉन्ट साइज़ के साथ आप लिखोगे तो एक पेज के ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे। आगे मैं नेक्स्ट आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगी, जिसमें आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। उसके बाद 20 मिनट जो है वो आप लोगों के लग जाएंगे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे अगर आप 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हर शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए अगर आप 4 मिनट लगाते हो ना बेटा, तो आपका 1 आवर जो है वो यहाँ निकल जाएगा। इट मीन्स कि 60 मिनट आपको यहीं पे ही लग जाएंगे। तो आपने इस टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर लें। आप कोशिश कीजिए कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ आपके पास टाइम थोड़ा बच जाएगा पेपर को ओवरलुक करने के लिए, उसको रीड आउट करने के लिए, और फाइनली चेक करने के लिए कि क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्या किसी यूनिट की मिस्टेक तो नहीं है, फॉर्मूला तो नहीं मेरे से कोई गलत लिखा गया। इस चीज़ को चेकआउट करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आपने टाइम जो है वो स्पेयर करना है, ताकि आप अपने पेपर को फाइनली देख सकें। उसके बाद अगर आप देखते हो ना, आपके पास जो है एक पेज के ऊपर जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आप पूरा शॉर्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को अटैम्प्ट करते हो तो ऑलमोस्ट वो 4 पेजेस के ऊपर जो है वो ये कंप्लीट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 पेजेस के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पूरा लिख सकते हो। वो पर्सन टू पर्सन आप लोगों को पता है कि राइटिंग स्टाइल वेरी करता है, जिससे ये आप ज़्यादा भी स्पेस यूज़ कर सकते हो, आप इससे कम भी स्पेस यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पर पेज के ऊपर इजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे टोटल 30 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं ना, तो आपके ऑलमोस्ट जो है वो 12 पेजेस के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका सेक्शन नंबर 2 जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन फुल बुक में से आते हैं, जिसमें से आपने एनी 2 जो है वो लिखने होते हैं। एनी 2 में बेटा ए एंड बी पार्ट होता है, आपने पूरा ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। ये कभी नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 7 का उधर से बी पार्ट कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। वो आपका फिर अलग अलग क्वेश्चन चेक होगा, और उसमें 9 में से एक ही पार्ट चेक होकर टोटल मार्क्स लगेंगे। आपने जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 आप चूज़ कर लें या 6 चूज़ कर लें, जो आपको बेहतर तरीके से आता है, जिसका न्यूमेरिकल भी आपको आता है और इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, तो वो आप क्वेश्चन की सिलेक्शन कीजिए और फिर उसको लिखिए। थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आपका 4 मार्क्स का होगा, एंड न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो आपका 5 मार्क्स का होगा। अगर हम चैप्टर्स की डिवीजन को देखें ना बेटा, तो चैप्टर 2 एंड 3 में से ये क्वेश्चन बनता है। पिछले 5 सालों के अगर हम पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में से आता है। अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है, किसी साल वो चैप्टर 3 से ए पार्ट दे देते हैं, 2 से न्यूमेरिकल देते हैं, और किसी साल वो चैप्टर 2 से थ्योरेटिकल पार्ट दे देते हैं, चैप्टर 5 से न्यूमेरिकल दे देते हैं। ये चेंज हो सकता है, ये कोई ऑथेंटिक पेयरिंग नहीं है, इसकी हर साल जो है वो वेरिएशन आ जाती हैं। तो मेंटली आपने इसको प्रिपेयर करके जाना है कि किस चैप्टर में से
जो है वो पूछा जाएगा, तो आपने दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छा सा तैयार करना है। न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल, ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए ताकि आप इसको बेहतर तरीके से लिख सको और फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सको। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें चैप्टर 4 या 5, ठीक है। पिछले सालों में तो चैप्टर 4 एंड 6 की पेयरिंग बनती रही है, लेकिन इस साल हो सकता है कि चैप्टर 5 एंड 6 की पेयरिंग कर दी जाए या चैप्टर 5 एंड 4 की पेयरिंग कर दी जाए। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें 3 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। वो कौन से हैं? 4, 5 एंड 6। अब पिछले कुछ सालों में तो 4 एंड 6 में से ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता रहा है, लेकिन इस साल चेंज हो सकता है। तो इसके लिए भी आपने जो है माइंड मेकअप के साथ जाना है। पेयरिंग कुछ भी हो, आपने अपनी फुल बुक जो है स्मार्ट सिलेबस के साथ प्रिपेयर करनी है ताकि आप उसका बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो दे सको अपने एग्ज़ाम में और फुल मार्क्स 100% ले सको। तो बेटा अगर हम देखते हैं चैप्टर 4 में से अगर थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो फिर चैप्टर 6 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, या हो सकता है कि वो 5 में से थ्योरेटिकल पार्ट दे के चैप्टर 6 में से न्यूमेरिकल दे दें। ये चेंज हो सकता है, ये कोई ऑथेंटिक पेयरिंग नहीं है। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें 2 चैप्टर जो है वो पिछले 5 सालों से इसमें पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। कुछ सालों से बेटा चैप्टर नंबर 8 में से जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है और 7 में से न्यूमेरिकल, लेकिन ये भी चेंज हो सकता है। चैप्टर 7 से ए भी आ सकता है पार्ट, बी भी आ सकता है, एंड चैप्टर 8 से भी ए या बी पार्ट दोनों जो है वो पूछे जा सकते हैं। यह हर साल जो है वो पेयरिंग चेंज हो जाती है। तो आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे 2 चैप्टर आपके फुल प्रिपेयर होने चाहिए, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। देखिए बेटा चैप्टर नंबर 2 एंड 3 से क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 एंड 6 या फिर 5 एंड 6, या हो सकता है 4 या फिर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाए। एंड चैप्टर नंबर 7 एंड 8 से जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट हर साल चेंज हो सकता है। अब आपने देखना है कि इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम की डिवीजन कैसे करनी है। आपके पास अपनी वॉच होनी चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से टाइम को मैनेज कर सकें। ये नहीं कि आप मोस्ट जो है वो टाइम जो अपना स्पेंड कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को जब टाइम आया तो आपके पास टाइम ही पीछे बहुत कम बचा है। तो इस चीज़ को मैनेज करना है आपने। अगर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में अटैम्प्ट कर लेते हो तो आप ऑलमोस्ट 1 आवर से भी कम टाइम ड्यूरेशन में 45 to 50 मिनट में अगर आप 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो तो बाकी टाइम आपके पास बच जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन को देखने के लिए। तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप लगाते हो बेटा ए पार्ट जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, मैक्सिमम आप 15 to 20 मिनट लगा लीजिए, जिसमें आपने बेहतर तरीके से उसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट है उसको लिखना है, उसका कोई रिलेशन है अगर पूछा हुआ वो लिखिए, उसकी से रिलेटेड अगर कोई डायग्राम है उसको प्रॉपर तरीके से सही पेज की राइट साइड पे बनाइए, ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट में बना दीजिए ना बिल्कुल एंड पे बनाइए, बल्कि ऑलमोस्ट जो है वो मिड पॉइंट जहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हो वहाँ पे पेज के राइट साइड पे जो है आप कोशिश कीजिए डायग्राम को बनाइए। जो एंड पे बच्चे बनाते हैं वो डायग्राम कभी भी चेक नहीं होती है, आपने विजुअलाइज कराना होता है एक एग्जामिनर को। जहाँ पे आप लिखते हो कंसीडर ए बॉडी, तो वहाँ पे आप उसको विजुअलाइज कराइए कि आपने क्या चीज़ कंसीडर की है। तो इसलिए आपने जब ए पार्ट को अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के, तो आपने इसमें टाइम लगा लीजिए 15 to 20 मिनट। और चूँकि न्यूमेरिकल पार्ट जो अगर किसी बच्चे को आता है तो उसमें बहुत कम टाइम ड्यूरेशन लगता है उसको अटेम्प्ट करने में, मार्क्स उसके थ्योरेटिकल से ज़्यादा है, लेकिन उसको लिखने में और उसको सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 5 मिनट इन ईच न्यूमेरिकल लगेगा। और अगर आप देखते हो बेटा कि आपने ए पार्ट लिखना है तो मैक्सिमम आपके उसमें पेजेस जो इन्वॉल्व हो जाएंगे आंसर शीट के, वो 3 पेजेस पे आपका ए पार्ट आ जाता है, 2 पेजेस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ उसकी लेंथ कितनी है। और जो बी पार्ट है बेटा जो कि न्यूमेरिकल है, उसमें भी आप हेडिंग के साथ लिखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 2 पेजेस लग जाते हैं, जिसमें गिवन डाटा की हेडिंग दीजिएगा और उसके बाद टू फाइंड की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने फॉर्मूला की हेडिंग देनी है, फिर सोल्यूशन की हेडिंग दे के जब आप रिज़ल्ट लिखोगे तो इसमें इसको लिखने में जो आपके पेजेस जो हैं वो लगेंगे वो 2 पेजेस पे आपका ये बी पार्ट यानी न्यूमेरिकल आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप दोनों अटैम्प्ट करते हो तो
उसमें मैक्सिमम अगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 4 to 5 पेजेस पे आ रहा है तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपके 8 पेजेस पे भी आ सकते हैं या फिर 10 पेजेस पे भी आ सकते हैं। आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। वो आपको पता है हर बच्चे की राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, कुछ थोड़ा खुला लिखते हैं, कुछ बच्चे तंग लिखते हैं, तो उससे नंबर ऑफ़ पेजेस कम और ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप टोटल ऐसे टाइप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करते हो तो उसमें आपका टोटल टाइम जो लगता है वो 1 hour and 45 minute है, जिसमें टोटल कंज्यूमिंग टाइम जो है बेटा वो आप अगर 100 मिनट लगा लेते हो तो उसमें से कुछ टाइम आप बचा लीजिए उसको देखने के लिए, ओवरलुक करने के लिए, उसको रीड आउट करने के लिए, उसका फाइनली मेक ओवर करने के लिए, हेडिंग्स अंडरलाइन करने के लिए या कुछ की पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, इस चीज़ के लिए आपने टाइम बचाना है। और इस टाइम को आपने देखना ज़रूर है बेटा कि हमने अपना 2 hours को प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज किया है, इस चीज़ को ज़रूर चेक करना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट दी गुड मार्क्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्करों में अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। आपसे जो चीज़ पूछी हुई है पहले उसको अटैम्प्ट कर लीजिए, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए ताकि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ लिख सको, और अपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछे हुए हैं उसको अच्छा अटैम्प्ट कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जब क्वेश्चन चूज़ करते हो तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है कि मुझे अच्छा सा नहीं आता या हो सकता है मैं इसकी एग्जांपल प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकूँगा, तो इस चीज़ को आपने स्किप करके उस क्वेश्चन को चूज़ कर लीजिए जो आपको बहुत बेस्ट आता है। उन क्वेश्चंस को अगर आप चूज़ करोगे तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो एग्ज़ाम में दे सकते हो। तो ये बेटा आपकी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन की जो है वो टाइम मैनेजमेंट थी, और इसमें कितने नंबर ऑफ़ पेजेस आप इसमें जो है वो लगा सकते हो जिसमें लिखा जा सकता है एक प्रॉपर बेहतर तरीके से, तो उस चीज़ को हमने इस स्लाइड में जो है वो कवर किया है। ओके, अगर हम इसको देखते हैं टोटल 60 मार्क्स का ये पेपर है। अवेलेबल टाइम कितना है जी 120 मिनट। MCQ के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा दैट इज़ 15 मिनट। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हो बेटा, हर शॉर्ट क्वेश्चन को अगर आप 3 मिनट लगाते हो तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट करने हैं तो ये 45 मिनट आपके यहाँ लग जाते हैं। अब उसके बाद जब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी होती है तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है एंड न्यूमेरिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट को करने में अगर आप 20 मिनट लगाते हो तो न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने में और उसको लिखने में प्रॉपर तरीके से वो आपके 5 मिनट लग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने थ्योरेटिकली अटैम्प्ट करना है उसके भी 2 पार्ट थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल होगा। थ्योरेटिकल को लिखने में अगर आप 20 मिनट लगा लेते हो तो 5 मिनट में ऑलमोस्ट आपका न्यूमेरिकल भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। उसमें किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। और एंड पे आपने फाइनली अपने पेपर की प्रूफ रीडिंग के लिए 10 मिनट्स लेने हैं। और जब आपने ये प्रूफ रीडिंग करनी है देन यू मस्ट कंसीडर योर सेल्फ एज ए टीचर। आप अपने आप को टीचर कंसीडर करके उस पेपर को ओवरलुक कीजिए। आपको फील होगा कि आप अगर इसको एज ए टीचर देखोगे तो आपको फील होगा कि मैंने अगर कोई चीज़ स्किप की है तो मुझे नहीं करनी चाहिए, ये टीचर ने मुझे क्लास में पहले से बताई हुई है, इस चीज़ को मैंने ज़रूर लिखना है। और आपको पता है फिज़िक्स में फार्मूलाज यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। ओके, फिज़िक्स में कौन कौन सी चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को आपने जो है वो देखना है और इसको स्किप नहीं करना। वो क्या है, हर चैप्टर को आपने जब लर्न करना है तो उसके फार्मूलाज सेपरेट एक शीट के ऊपर लिख लिया करें और फिर वहाँ पे देखा करें कि ये फार्मूला किस क्वांटिटी के लिए यूज़ होगा। चैप्टर वाइज अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लोगे एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो इस तरह से। तो अगर आपने फार्मूला सेपरेट कर लिए हैं और आपको हर फार्मूला के फ़िज़िकल मीनिंग का पता है, आपने उस क्वांटिटी को भी लिख लिया और साथ उसका यूनिट भी लिख लिया, और आपको अगर ये चीज़ क्लियर है कि इस चैप्टर में मैंने डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर ली हुई है, तो फिर आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो फिज़िक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मूलाज, यूनिट, डायग्राम और सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास किस क्वांटिटी का कौन सा यूनिट यूज़ होता है, और ऐसे यूनिट ही आपने यूज़ करना होता है क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन डाटा जिस भी यूनिट में गिवन हो यू हैव टू कन्वर्ट दिस गिवन डाटा इनटू दी SI यूनिट, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल में एक्सेप्टेबल यूनिट्स हैं, उसमें आपने गिवन डाटा लिखना है और सॉल्व करना होता है, और आपकी बुक वाला आंसर जो है वहाँ तक अप्रोच करना लाजमी होता है।
तो इस चीज़ को ज़रा आपने देखना है। डायग्राम्स की ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ख़ासकर कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि डेरिवेशन वाले हैं, उनमें अगर डायग्राम आप नहीं बनाओगे, जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो और आप उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर देते हो, तो ऐसे क्वेश्चन के कुछ एग्जामिनर टोटली 0 मार्क्स अवॉर्ड करते हैं, क्योंकि आपने विजुअलाइज कराना होता है एग्जामिनर को कि आप स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हो और उसमें आपने ए पॉइंट को कहाँ पे रखा है, बी पॉइंट को कहाँ पे शो किया है, इसको आपने ज़रूर दिखाना होता है। तो विदाउट डायग्राम इस किस्म के क्वेश्चंस के समटाइम 0 मार्क्स जो हैं वो अवॉर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे बेटा हमने एक पेपर प्रेजेंटेशन का एक सैम्पल पेपर जो है वो आप लोगों को दिखाया है। आप इसको ज़रा देख के मज़ीद जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि मैंने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। जो बच्चे माइंड मैपिंग के साथ एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं बेटा, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और माइंड मैपिंग ये होती है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, तब आप जब बैठो तो आपने माइंड मैपिंग इस तरह से करनी है कि ये क्वेश्चन मेरे पास बुक में इस पेज पे मौजूद है, यहाँ पे ये डायग्राम है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये 3 से 4 बातें इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ज़रूर लिखनी है। और अगर यही क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको मैंने 2 से 3 पेजेस तक कैसे लेके चलना है। तो दिस इज़ दी माइंड मैपिंग। जब आप पढ़ने बैठते हो तो ये माइंड मैपिंग आपके साथ साथ हो जानी चाहिए, फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होता एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि एग्ज़ाम के सिर्फ जो 2 आवर्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस 2 आवर्स में जो बच्चा बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है वही बच्चा 100% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर लेता है। जो बच्चा थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गया या जो बच्चा माइंड मैपिंग के साथ नहीं गया था और उसने वो क्वेश्चन लर्न करते हुए एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लर्न किया हुआ था लेकिन वो लॉन्ग आ गया, तो फिर अगर उसने माइंड मैपिंग नहीं की हुई तो फिर वो अपना बेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं कर सकता। जो बच्चा माइंड मैपिंग के साथ जाता है कि ये शॉर्ट आएगा तो मैंने इस तरह से अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग आएगा तो मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, मैंने इसका फाइनल मैथमेटिकल रिजल्ट लिखना है, मेरी बुक में ये डायग्राम है तो मैंने इसको भी बनाना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, और एंड में मेरा जो होल टॉपिक है उसको 3 से 4 लाइनों में समराइज़ कैसे करना है। दिस इज़ दी माइंड मैपिंग। ये बेटा एक बच्ची का पेपर है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन उसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अटैम्प्ट किया हुआ है, और क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपनी सीक्वेंस के मुताबिक देखोगे तो ये आपका क्वेश्चन 1 बनेगा, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर जो लिखना है वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो नंबर होगा वो आपने लिखना है। जैसे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट था, तो इसने 3rd पार्ट लिख दिया है, ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग भी दे दी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेडिंग दे के उसने डेफिनेशन लिखी है और उसकी एडवांटेज लिख दी हुई है। तो आप भी इसको ऐसे ही लिखें तो आपका पेपर बहुत प्यारा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। मैं एक और आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट जो है उसने अटैम्प्ट किया है, यह है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसमें भी देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, एंड यूनिट लिखा, और प्रॉपरली एक प्रॉपर स्पेस के साथ ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कभी भी आपने पेपर में ओवरलैपिंग नहीं करनी, इतना आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, इतना लिखा हुआ क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर को पढ़ते हुए जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो अगर एग्ज़ामिनर थोड़ा सा भी अनॉयड होगा तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो कुछ लिख रहे हो वो इतना क्लियर हो, इतना साफ़ हो कि आपकी लिखी हुई हर बात एग्ज़ामिनर को प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी, तो फिर कभी भी आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट नहीं होंगे। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट, ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट लिखी हुई है, इसको भी आप देख लीजिए। ये डेंसिटी है, डेंसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, एंड यूनिट लिखी हुई है। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई है तो बेटा फॉर्मूला एंड यूनिट लिखना मस्ट होगा। इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस में लेके आना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई है तो फॉर्मूला एंड यूनिट नहीं लिखते, लेकिन आपने फॉर्मूला भी लिखना है, यूनिट भी लिखना है और डेफिनेशन भी लिखनी है। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किया गया है, दैट इज़ दी मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन है। तो मास ऑफ अर्थ जो है बेटा, इसकी डेरिवेशन में जब आपने लिखना है तो इसमें डायग्राम मस्ट होनी चाहिए। आपने कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम इज़ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वाला ये पैराग्राफ पूरा लिखना है, डायग्राम बनानी है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखा हुआ है
और मास ऑफ अर्थ को हमने ME से रिप्रेजेंट किया है, रेडियस ऑफ अर्थ को R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। इस सारी चीज़ को आपने एक पिक्चर के ज़रिए से विजुअलाइज करा दिया। उसके बाद फिर आपने इसकी डेरिवेशन पे आना है, और डेरिवेशन देखिए इसमें कंप्लीट जो फॉर्मूलाज हैं उसको थोड़ा सा बोल्ड लेटर से कर दिया गया है, मार्कर से लिख दिया ताकि वो हाईलाइट हो जाए और एग्जामिनर को प्रॉपरली जो है वो चीज़ें समझ आ जाएं। और फिर मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद वैल्यू ऑफ जी, रेडियस ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज़ लिखनी है। फिर उसके बाद फॉर्मूलाज में पुट कीजिए, उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालिए, फिर उसका रिज़ल्ट लिखिए। तो हम फॉर्मूला के ज़रिए से मास ऑफ अर्थ को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी फ़ाइनल आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। अब बी पार्ट जब आप लॉन्ग क्वेश्चन का अटैम्प्ट करते हो तो वो होता है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल की भी बेटा स्टेटमेंट 2-3 दफ़ा पढ़ लिया करें, और उसके बाद फिर आप अपना गिवन डाटा बहुत कॉन्शियस होकर लिखें, क्योंकि अगर आपने गिवन डाटा गलत लिख लिया तो आप कभी भी प्रॉपर जो है वो बुक वाला आंसर नहीं निकाल पाओगे। एक छोटा सा ज़ीरो कम और ज़्यादा लिखने से आपका पूरे का पूरा जो है वो न्यूमेरिकल उसके ऊपर इसका अफेक्ट पड़ेगा और फिर 5 मार्क्स जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो गिवन डाटा लिखिए। इसमें ये चैप्टर 5 से ही एक न्यूमेरिकल दिया गया था, तो इसमें फोर्स दी हुई है, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है d, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, ये हर बच्चे को लर्न होनी चाहिए। और आपने उन स्फीयर्स की मासेस को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जर्नली हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, और फॉर्मूला लिखने के बाद फिर हम उसका सॉल्व करेंगे। चूँकि हमने सपोज कर लिया था कि ये दोनों मैसेज इक्वल हैं तो M1 एंड M2 इक्वल होंगी, तो अगर M1 एंड M2 को हम M के इक्वल पुट कर देते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा आप यहाँ से m² की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर स्क्वायर रूट लेने के बाद ये मैसेज आपके पास आ जाएंगी। ये आइडेंटिकल स्फीयर से तो M1 मैस भी 10,000 kg निकलती है एंड M2 मैस भी 10,000 kg निकलती है। सोल्यूशन के बाद उसका रिज़ल्ट लिखना लाजमी है। वर्डिंग में रिज़ल्ट लिखिए, इसके प्रॉपर जो है 1 मार्क्स होता है रिज़ल्ट विद अप्रोप्रिएट यूनिट जो है वो लिखने का। तो बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कीजिए अपना न्यूमेरिकल, और हेडिंग्स के साथ लिखें तो ये ऑलमोस्ट 2 पेजेस पे आप अपना ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हो। ओके, लास्ट में जी हमारे पास फ़िज़िक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेटा आपको पता है कि पूरी बुक में इस साल तो वैसे भी स्मार्ट सिलेबस है, तो स्मार्ट सिलेबस में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ मैंने मेंशन किए हैं चैप्टर वाइज। बेहतर तो ये है कि आप A to Z सारे करो, लेकिन ये वाले जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं इनको ज़्यादा अच्छा पहले कर लीजिए, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। चैप्टर 1 में वर्नियर कैलिपर इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर उसके रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिए। बाकी आपको पता है प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़, बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है चैप्टर 2 एंड 3 में इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाती हैं, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 3 में आ जाते हैं। फिर चैप्टर 3 में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है, चैप्टर 3 से ही सेंटीमीटर फोर्स आ जाता है। चैप्टर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गौर से देखो तो आपके स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर 2 मैक्सिमम इंक्लूडेड है, सिर्फ टाइप्स ऑफ मोशन एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में है, बाकी ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा है। और चैप्टर 3 भी देखिए तो इसमें भी बहुत कम टॉपिक जो हैं वो एक्सक्लूडेड में आते हैं, मैक्सिमम ये चैप्टर भी इंक्लूडेड में है। चैप्टर 4 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉर्क, उसके फैक्टर्स, यानी टॉर्क मूवमेंट ऑफ फोर्स भी इसको कहा जाता है, उसके फैक्टर्स, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी यूनिट, फार्मूला, ईच एंड एवरीथिंग से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ पे शॉर्ट भी बन सकते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिए। फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है इस चैप्टर में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी कई दफ़ा शॉर्ट में और कई दफ़ा लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। जब हम चैप्टर 5 की बात करते हैं तो इसमें टोटल बेटा आपके पास 3 टॉपिक इंक्लूडेड हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ एंड मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें ये 3 टॉपिक जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी, और इसमें सिर्फ फार्मूला जो हैं वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेरिवेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है। इसको एक दफ़ा सॉल्व करके ज़रूर देखें। फिर चैप्टर नंबर 7 में पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंप्लीट टॉपिक तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एक्सपेरिमेंट है एंड डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन, ये टॉपिक जो है इंक्लूडेड है। इसको भी बेहतर तरीके से जो है वो पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए और माइंड मैपिंग के साथ ज़रूर अपीयर होना आपने कि मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है। चैप्टर 8 की जब हम बात करते हैं तो उसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एवेपोरेशन और उसके फैक्टर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर जो है वो ए पार्ट पूछ लिया जाता है। जब हम चैप्टर 9 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 9 जो है बेटा वो वहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। आपको पता है 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और इसमें मेन थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको इसकी डेरिवेशन, इसकी यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी की क्या होती है, फ्लो ऑफ हीट का यूनिट क्या होता है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं और इसकी डायग्राम मैंने कैसे बनानी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। ये बेटा हमने फुल बुक में से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए रखे हैं ताकि आप इसको एक दफ़ा देख लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लें। तो ये हमारी पूरा लेक्चर जो है बेटा ये पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर पैटर्न, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए था। तो एट द एंड मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि जब भी आप पेपर की प्रेपरेशन के लिए बैठो तो फुल कंसंट्रेशन से बैठिए, क्योंकि जब हम फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ के काम करते हैं तो हमारी सोचने समझने की जो एबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है और फिर बाकी सारी थिंकिंग आपने अपने माइंड से निकाल के अपने आप को टोटली फोकस करना है कि मेरा टारगेट ये है कि मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर, उसके न्यूमेरिकल, उसके एमसीक्यू, हर चीज़ मैंने करके देखनी है। और कोशिश कीजिए कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो बार बार आप अपनी जगह से उठ के जो है वो मूव मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है। जब आपका कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब होता है तो फिर बेहतर तरीके से आप चीज़ों को सीख नहीं सकते हो। तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए कि मैंने अपने पेपर की तैयारी करनी है, सेपरेट बैठना है, अपने घर वालों से थोड़ा हट के बैठें ताकि आप अपने आप को फुली इन्वॉल्व कर सकें उस पेपर की प्रेपरेशन के लिए। तो ये थी बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने टाइम मैनेजमेंट, पेपर का पैटर्न क्या है, उसमें आपको टाइम कितना अलाउ होगा और ये सारी चीज़ें जो है हमने आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आप अपीयर होने वाले हो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो माइंड मैपिंग के साथ, बेस्ट प्रिपरेशन के साथ अपीयर हों। इंशाल्लाह आप अपनी 100% परफॉर्मेंस देंगे। ये जो 2 आवर्स होते हैं आपके पेपर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ अगर आप अपना पेपर अटैम्प्ट करते हो तो फिर आपको इंटरनली भी एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं अपनी 100% परफॉर्मेंस दे के आया हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे 60 में से 60 मार्क्स ही आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। प्री बोर्ड आप लोगों के हो चुके हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम भी आप लोगों के बस होने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन फुल कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। इंशाल्लाह जो है आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेंगे।